मैं पहले नाम लिखूंगा फिर पूछूंगा होते क्या है ये। गलीचे, नाम सुना हुआ है क्या? गलीचे क्या होते हैं? जो जमीन पे बिछाते हैं। एक तो दरिया होती है आपके, ठीक है, उससे थोड़े, और जिसे जो मोटी दरिया होगी उनके ऊपर अलग अलग कलाकारी की जाती है, कशीदाकारी, और उस प्रकार डिजाइन बनाई जाती है, वो क्या कहला जाता है? गलीचे या फिर नमदे। राजस्थान में अगर पूछ ले गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध हैं, कहाँ के हैं? बिल्कुल सही बात, कहाँ के? जयपुर के। और नमदे अगर पूछ ले तो नमदे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो लिखो, ये दोनों लिखो। क्या? हाँ, इन्हीं के आगे चलने दो। ये इधर तो ये हस्तकला चल रही है, आगे इनका प्रमुख केंद्र चल रहा है। गलीचे और नमदे लिख लिया। और इन दोनों की एक विशेष बात है, जो गलीचे और नमदे आप लिख रहे हो, इसमें बीकानेर और जयपुर में जो जेल है, तो जेल के कैदियों के द्वारा भी गलीचे और नमदे बनाए जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में, कहाँ की जेलों के कैदी गलीचे और नमदे बनाते हैं? बीकानेर और जयपुर। तो ये दोनों आपने लिखे पहले, गलीचे और नमदे। गलीचे कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर। और नमदे कहाँ के हैं? टोंक के। उसकी नीचे लाइन में लिखना, बीकानेर व जयपुर के, बीकानेर व जयपुर के की जगह में लिखना, बीकानेर व जयपुर में जेल के कैदियों द्वारा, यस जेल, बीकानेर व जयपुर में जेल के कैदियों द्वारा नमदे बनाए जाते हैं। और नमदे और गलीचे वैसे एक ही चीज है, बस इनमें जो अलग अलग कलाकारी जो की जाती है उसी का ही फर्क है, बाकी दोनों जमीन पे फर्श पे ही बिछाए जाते हैं। लिख लिया आपने? और अगर अब कभी एग्जाम में पूछ ले कि कहाँ की जेल के कैदियों के द्वारा, बीकानेर और जयपुर। आगे बात समझ में? करना है क्या किसी को काम ये वाला? खेसले, खेसले क्या होती है? एक आपने शॉल सब जानते होंगे, जो मोटी शॉल होती है उसे क्या कहा जाता है? खेसले। तो खेसले के आगे कोष्टक में लिख लेना ताकि आपको पता चल जाए। मोटी शॉल ये कहां बनाई जाती है? इसका मुख्य केंद्र एक लेटा गांव पड़ता है, और ये कहां पड़ता है? जालोर में। लिख लिया खेसले। खेसले वास्तव में होते क्या है? मोटी जो शॉल होती है उसे क्या कहा जाता है? खेसले। और प्रमुख केंद्र कहां निर्माण होता है इनका? मुख्य रूप से एक लेटा गांव है, इसलिए प्रसिद्ध है। और जो कि लेटा गांव पड़ता कहां है? जालोर में। ठीक है, लिख लिया। इनके बाद अगली जो हस्तकला है क्या नाम है? दरिया। दरियों के लिए राजस्थान के 3 महत्वपूर्ण गांव जिनके आपको नाम याद रखने तीनों के। एक गांव का नाम है सालावास, ये कहां पड़ता है आपके? एक गांव का नाम टाकला, और ये कहां पड़ता है? नागौर में। एक गांव का नाम है लवाण, और ये कहां पड़ता है आपके? दौसा में। तो दरियों के राजस्थान में प्रमुख केंद्र, इन तीनों गांवों के नाम भी याद रखने आपको। कौन कौन से लिखे? एक सालावास जो कि कहां पड़ता है? जोधपुर। उसके बाद में कौन सा गांव लिखा है? टाकला, कहां पड़ता है? नागौर में। उसके बाद में अगला लवाण, ये कहां पड़ता है? दौसा में। और तीनों प्रमुख केंद्र किस चीज के हैं? दरियों के। लिख लिया सबने? लिख लिए तीनों गांवों के नाम?
इसके बाद अगली जो कला है वो लिखना काष्ठ कला। अगली हस्तकला का नाम लिखना काष्ठ कला। काष्ठ का मतलब क्या होता है? लकड़ी। तो लकड़ी से जो कलाकारी जो की जाती है मुख्य रूप से, काष्ठ कला का महत्वपूर्ण केंद्र राजस्थान में कहां पर है? बस्सी। और बस्सी मैंने आपको बताया राजस्थान में दो जगह है। कहां कहां पर है? एक चित्तौड़गढ़ और एक जयपुर। दौसा में कहां भेज दिया बस्सी को? दौसा के तो टच में आता है। बस्सी ये वाला कौन सा है? लिखना काष्ठ कला मुख्य केंद्र बस्सी। और जो कठपुतलियां हैं उनका निर्माण किनसे होता है? वो भी लकड़ी से ही बनाई जाती है। तो अगर आपसे कभी पूछ ले कठपुतली का मुख्य केंद्र, तो भी आपको आंसर क्या करना है? बस्सी। लिख लिया। और इनके जो काष्ठ कला है इसमें दो बातें आपको याद रखनी है। कावड़ और बेवान, इस तरह के जो शब्द हैं इनसे आप मतलब इनसे संबंधित भी क्वेश्चन पूछते हैं। पूछ लेंगे कावड़ क्या है, बेवान क्या है। नाम सुने हुए आपने? कावड़ का तो सुना होगा, कावड़ यात्रा। और बेवान का मतलब? बिल्कुल, जल जुलनी एकादशी पे जो ठाकुर जी, जो कृष्ण भगवान है, उनको जिस मंदिर में लेके जाया जाता है उसे आप क्या कहते हो? बेवान। इन दोनों में माइनर सा ही फर्क है। दोनों वैसे होते हैं लकड़ी के छोटे मंदिर ही है। क्या है ये? दोनों क्या होते हैं? लकड़ी के छोटे मंदिर ही होते हैं। दोनों में फर्क इतना सही है, जो कावड़ है, कावड़ चारों ओर से क्या होता है? खुला। खुला बोल रहे हैं अभी। चारों ओर इसके क्या होते हैं? गेट होते हैं, दरवाजा आप जिसको बोलते हैं। और बेवान, बेवान में क्या होता है? इसमें एक तरफ तो दीवार रहती है लकड़ी की, और तीन तरफ से ही क्या होता है? खुला होता है। तो बेवान में क्या लिखोगे? तीन ओर से क्या होता है? ये खुला होता है। तो कभी अगर डीप में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है, जो कावड़ है, कावड़ में तो चारों ओर से खुला होता है, मतलब चारों ओर क्या होते हैं? इसमें गेट होते हैं। और जो बेवान है, बेवान में क्या होता है? एक तरफ पेक रहता है, मतलब एक तरफ लकड़ी की दीवार रहती है, और तीनों दिशाओं से ये क्या रहता है? खुला रहता है। ऐसे लिख लोगे या मैं बोल के लिखवाऊं? और अगर कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए लकड़ी के छोटे मंदिर क्या कहलाते हैं, तो आपको आंसर क्या करना है? बेवाड़। मुख्य रूप से जैसे आपने घर में भी मंदिर की स्थापना करते हैं, लकड़ी के मंदिर बनवाते हैं ना, तो तीनों ओर से तो उन्हें खुला रखा जाता है, और एक तरफ मतलब लकड़ी से दीवार बना दी जाती है, तो वो क्या कहलाता है? बेवाड़। आगे बात समझ में? मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। लिख लिया सबने? इसके बाद जो काष्ठ कला, इसके प्रमुख कलाकार के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नाम लिखना इसके प्रसिद्ध कलाकार का। मांगीलाल जी मिस्त्री। क्यों, कोई है क्या तुम में से? कौन सा है? तो ये मिस्त्री थोड़े ना है। आप तो बस्सी वाले की बात कर रहे हैं, हम तो जयपुर वाले की बात नहीं कर रहे। ठीक है। तो काष्ठ कला के प्रसिद्ध कलाकार का नाम लिख लेना, मांगीलाल मिस्त्री। लिख लिया सबने? लिख लिया? कर दो चेंज पेज को।
इनके बाद में एक तरफ हस्तकलाओं के नाम लिखूंगा और आगे इनके मुख्य केंद्र लिखूंगा, ठीक है, एज इट इज आपको उतारना है। सबसे अगली अगली लिखना, लाख का कार्य। राजस्थान में लाख का कार्य कहाँ किया जाता है? कहाँ किया जाता है? लाख की चूड़ियां सबसे ज्यादा कहाँ बिकती है? उदयपुर में, जयपुर में, ठीक है। अगर कभी पूछ ले लाख का कार्य सर्वाधिक कहाँ किया जाता है या फिर लाख के कार्य का मुख्य केंद्र राजस्थान में कौन सा है? जयपुर। वैसे आपने देखे होंगे जैसे लाख की चूड़ियां होती है, जैसे हाथी दांत की भी चूड़ियां मिलती है, ठीक है। तो हाथी दांत का जो कार्य है ये कहाँ किया जाता है? सब में उदयपुर आंसर थोड़े होगा। हाथी दांत का कार्य कहाँ किया जाता है? जोधपुर में, ठीक है। लिख लिया? ये दोनों लिखो। संगमरमर की मूर्तियां बनाने का कार्य मुख्य रूप से कहां किया जाता है राजस्थान में? कहां पर? किशनगढ़ में। किशनगढ़ में तो मार्बल की मंडी है। किशनगढ़ में ना तो मार्बल निकलता है, सिर्फ वहां पर एक मंडी है। जो संगमरमर की मूर्तियां हैं इसका सर्वाधिक कार्य कहां किया जाता है? आपके जयपुर में। और इसके प्रसिद्ध कलाकार जिन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है और इनका क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, अर्जुन लाल प्रजापत नाम है उनका, ठीक है। और कोरोना के आसपास 2020-21 में इनकी मृत्यु भी हो चुकी है। हाँ 2020-21 में। अब ये पता नहीं कोविड से हुई किससे हुई। हाँ हाँ, जो संगमरमर की मूर्तियां बनती है ना उनके प्रसिद्ध कलाकार थे ये। ठीक है, संगमरमर की मूर्तियों का प्रमुख केंद्र जयपुर और प्रसिद्ध कलाकार अर्जुन लाल प्रजापत, ठीक है। लिख लिया सबने? हाँ पद्मश्री मिला हुआ इनको भी। क्या पुरस्कार? देखो भारत में आप अगर बात करते जो सबसे अपर क्लास का जो मतलब सबसे टॉप सर्वश्रेष्ठ आप जिसको बोलते हो वो तो होता है भारत रत्न। भारत रत्न से जो सेकंड नंबर पे आता था पद्म विभूषण। पद्म विभूषण। थर्ड नंबर का होता है पद्म भूषण और फोर्थ नंबर पे आता है पद्म श्री। आगे बात समझ में? और बाकी इनके अलावा ये तो मुख्य पुरस्कार हो गए, बाकी इनके अलावा अलग भी मिलते हैं। जैसे जो आर्मी में होता है उनको वीरता पुरस्कार, ऐसे अलग अलग खेल वालों को अलग मिलते हैं अर्जुन पुरस्कार, उस तरीके से चलते हैं। बाकी जो मुख्य पुरस्कार है भारत में वो ये तीनों चारों ही है। ये लिख लिया सबने? इसके बाद में एक उद्योग है राजस्थान का सबसे प्रमुख। कौन सा उद्योग है? बीड़ी उद्योग। कहां प्रसिद्ध है? टोंक का। लिखो, बीड़ी उद्योग कहां का है? टोंक का। और इसकी भी जो सबसे प्रमुख ब्रांड है उसका भी नाम याद रख लेना, देसाई। कौन सी बीड़ी? और जो बीड़ी है, बीड़ी का निर्माण किससे होता है? तेंदू के पत्ते से। तेंदुए के पत्ते कहां लेके आ रहे हो? तो बीड़ी उद्योग याद रखना, राजस्थान में इसका प्रमुख केंद्र टोंक। और किस ब्रांड से सर्वाधिक फेमस है बीड़ी उद्योग? मयूर बीड़ी के नाम से प्रसिद्ध है। और जो बीड़ी है उसका निर्माण किससे किया जाता है? तेंदू के पत्ते से। ये तीनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं एग्जाम में, इस वजह से आपको याद रखने तीनों को, ठीक है। आपके देसाई वगैरह नहीं पूछेंगे, पूछेंगे तो कौन सी बीड़ी पूछेंगे? मयूर बीड़ी। लिख लिया सबने? इसके बाद में लिखना है पेच वर्क।
पेच वर्क क्या होता है? हाँ, कौन सा? पिंचिंग? पिंचिंग थोड़ी होता है। नहीं, जो पेच वर्क है ये राजस्थान में इसका मुख्य केंद्र है शेखावाटी में। पेच वर्क क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा एक बड़ा सा कपड़ा हुआ, उसमें अलग अलग प्रकार के जो कपड़े उनकी सिलाई की जाती है, ठीक है। और ये कार्य मुख्य रूप से राजस्थान में कहाँ किया जाता है? शेखावाटी में। लिख लिया? अगला कार्य लिखना, जो गोटे का जो कार्य होता है, गोटा तो सब जानते हो, जो गोटे का मुख्य रूप से कार्य वो कहाँ किया जाता है? ये एक कस्बा पड़ता है खंडेला, जो कि कहाँ पड़ता है? सीकर में। लिखो इसको, जो गोटा किनारी वाला कार्य है ये कहाँ किया जाता है? खंडेला। और कहाँ किया जाता है? सीकर में। गोटा किनारी, इसका कार्य कहाँ किया जाता है? सीकर में। और इसके भी दो तीन प्रकार हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। लापा नहीं है, लप्पा है ये। तो जो गोटा किनारी, इसके दो तीन प्रकार चलते हैं। जो गोटा, अगर मोटा जो गोटा होता है वो क्या कहलाता है? और अगर छोटा, या फिर आप पतला आप बोल सकते हो। ये दोनों एग्जाम में पूछे हुए, जो गोटा किनारी के प्रकार है ना, ये दोनों तीनों एग्जाम में पूछे हुए, इस वजह से आपको याद होने जरूरी है। हाँ, ये दोनों भी गोटे के प्रकार है। एक जो लप्पा है ये किस प्रकार के गोटे का प्रकार है? जो मोटा होता है। और जो लप्पी है वो कौन सा है? पतला जो गोटा होता है वो है। अच्छा, नाम से शर्म आ रही है आपको, है? लिख लिए ये सब गोटे के प्रकार। बाकड़ी, वापस लिखूं क्या? लिख लिया क्या? कर दूं चेंज? इसके बाद एक कला लिखना, उस्ता कला। लिखो। लिख लिया सबने? कर दूं चेंज वापस? अगली जो कला है उसका नाम लिखना उस्ता कला। हाँ, बता रहे हैं अभी, एक बार हेडिंग तो लिखो। उस्ता कला, इसका मुख्य केंद्र राजस्थान में कहां पर है? बीकानेर में। और उस्ता कला होती क्या है? आपने देखा होगा ऊंट के ऊपर अलग अलग डिजाइन बनाई जाती है, उसके जो ऊंट के बाल होते हैं उन्हें काट कर, तो यही कला क्या कहलाती है? उस्ता कला। ठीक है, उस्ता कला लिख लिया सबने? उसके बाद अगली कला लिखना मथेरना कला। मथेरना कला क्या होती है? मथेरना कला, ये कला क्या होती है? जैसे जो
दीवार या किसी भी इमारत का निर्माण किया जाता है तो जो प्लास्टर किया जाता है, जब गीला प्लास्टर जो होता है उसके ऊपर जो डिजाइन बना दी जाती है, अलग अलग आकृतियां, वही कला क्या कहलाती है? मथेरना कला। ठीक है, और ये भी कहाँ की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। काफी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए उस्ता कला और मथेरना कला के, तो दोनों आपको याद रखने हैं। उस्ता कला तो किसका संबंध किससे है? ऊंट की खाल पर अलग अलग डिजाइन बनाने से संबंध है उस्ता कला का। और मथेरना कला क्या है? जो गीली दीवार, जो गीला प्लास्टर होता है उसके ऊपर अलग अलग विभिन्न आकृतियां या कलाकारी करना, ये कौन सी कला है? मथेरना कला। लिख लिया? अगली लिखना, फड़ चित्रण लिख लो या फिर फड़ कला लिख लो। फड़ आपने पढ़ी होगी, क्या होती है फड़? हाँ, आपने पढ़ी थी, पाबू जी की फड़ पढ़ी, देवनारायण जी की फड़। फड़ होती क्या है? एक आयताकार लंबा कपड़ा होता है, उसके ऊपर जैसे मान लो किसी भी देवता की फड़ आप बना रहे हो, जैसे पाबू जी की फड़ आपने बनाई, तो उनके जीवन से संबंधित जो भी उनकी कहानियां हैं उन सबका उस कपड़े पर क्या कर दिया जाएगा? चित्रण कर दिया जाएगा, और यही क्या कहलाता है? ये फड़ कहलाती है। ठीक है, या फिर फड़ चित्रण। और फड़ चित्रण कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान में शाहपुरा। और ये कौन सा वाला शाहपुरा है? जो पहले भीलवाड़ा में आता था, वर्तमान में तो नया जिला बन गया है ये। तो फड़ चित्रण का संबंध कहां से है? शाहपुरा से। ठीक है, और इनके बारे में एक व्यक्ति का नाम पूछा जाता है, व्यक्ति का नाम याद रखना, श्रीलाल जोशी। इन्होंने ही एक तरह से फड़ चित्रण है उसकी शुरुआत करी थी शाहपुरा में। जैसे आपने सबसे पहले कौन सी कला पढ़ी? थेवा कला। कौन सा परिवार है? सोनी परिवार। वैसे ही फड़ चित्रण के लिए कौन सा परिवार जाना जाता है? जोशी परिवार। ठीक है, और बाकी फड़ में आपको पता है, पाबू जी की फड़, देवनारायण जी की फड़। सबसे प्रसिद्ध फड़ कौन सी है? देवनारायण जी की बताई थी, पाबू जी की। पाबू जी की फड़ सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्राचीन, पुरानी पूछ ले तो देवनारायण जी की करनी। क्या हुआ? हाँ, प्राचीन है देवनारायण जी की, वो तो सबसे प्राचीन फड़ कही जाती है। और जो पाबू जी की फड़ है उसके बारे में कहा जाता है सर्वाधिक प्रसिद्ध फड़ या फिर लोकप्रिय फड़। लिख लिया ये आपने फड़ चित्रण? राजस्थान में तलवारें कहाँ की प्रसिद्ध है? सिरोही की। मोजड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है राजस्थान में? मोजड़ी तो जानते हो ना? मोजड़ी वैसे तो देखा जाए मारवाड़ अर्थात जोधपुर की प्रसिद्ध है, लेकिन जो कशीदाकारी वाली जो मोजड़ी होती है उसके बारे में अगर कभी पूछ ले, बिल्कुल जूतियां, ये कहाँ की प्रसिद्ध है? भीनमाल। और ये कहाँ पड़ता है? जालोर में। ठीक है, लिख लिया? लिख लिया सबने? इसके बाद तीर कमान। जो तीर कमान है इसका निर्माण मुख्य रूप से कहाँ किया जाता है? आपके आदिवासी अंचल में। वैसे मुख्य रूप से देखा जाए जो तीर कमान है ये किनका है शस्त्र? आदिवासियों अर्थात भीलों का। ये तो सीधी सी बात है, इसका निर्माण भी उसी क्षेत्र में होगा। तो इसके लिए दो क्षेत्र जिनके नाम पूछे जाते हैं एग्जाम में, चांदू जी का गढ़ा और एक बोडी गामा। और जो चांदू जी का गढ़ा ये आपके पड़ता है, और जो बोडी गामा ये आपके पड़ता है डूंगरपुर में। इन दोनों जगहों के नाम पूछे हुए एग्जाम में, याद रखने आपको। तीर कमान के लिए प्रसिद्ध केंद्र एक चांदू जी का गढ़ा जो कि कहां पड़ता है?
बांसवाड़ा। और अगला क्या है, बोडी गामा, ये कहां पड़ता है, डूंगरपुर में। लिख लिया आपने? इसके बाद एक अलग उद्योग लिखना, रमकड़ा उद्योग। जो रमकड़ा उद्योग है इसका प्रमुख केंद्र राजस्थान में कहां पर है, गलिया। और गलियाकोट कहां पड़ता है, डूंगरपुर। गलियाकोट में और भी कुछ पढ़ा था क्या, शेख फखरुद्दीन की दरगाह पड़ी थी, ठीक है। जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय है उनकी, मतलब एक तरह से उनकी मुख्य पीठ या फिर उनका मुख्य केंद्र आप मान सकते हो गलियाकोट। रमकड़ा उद्योग भी पूछा हुआ एग्जाम में। ये सोप स्टोन होता है, जैसे पत्थर होते हैं ना अलग अलग, उस प्रकार से एक अलग प्रकार है पत्थर का, उससे खिलौने, इस प्रकार अलग अलग सजावटी सामग्री उनका निर्माण किया जाता है। तो इसे जाना इस नाम से जाता है, रमकड़ा उद्योग। लिख लिया सबने? इसके बाद राजस्थान का महत्वपूर्ण केंद्र जहां पे क्या मिलते हैं, पता होंगे आपको, कहां पर, नागौर। नागौर काफी प्रसिद्ध है खेती के औजारों के लिए। उसके बाद में खेल की सामग्री, खेल की सामग्री के लिए राजस्थान का महत्वपूर्ण केंद्र है हनुमानगढ़। लिख लिया? खेती के औजार के लिए राजस्थान का प्रमुख केंद्र कौन सा है, नागौर। और खेल की सामग्री के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है, हनुमानगढ़। छाते कहाँ के प्रसिद्ध हैं, छाते, छतरी आप जिसको बोलते हो, कहाँ के, पालना। और पालना कहाँ पड़ता है, पाली में। छाते कहाँ के प्रसिद्ध हैं, पालना के। एक लिखना, मिरर वर्क। मिरर का मतलब क्या होता है, कांच। कांच के ऊपर जो कार्य किया जाता है वो क्या कहला गई कला, मिरर वर्क। कहाँ की प्रसिद्ध है, मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का। मिरर का, कांच के ऊपर, कांच के ऊपर, हाँ वो वाला, ठीक है। तो मिरर वर्क कहाँ का प्रसिद्ध है, जैसलमेर का। लिख लिया? तो कितने आपने पढ़ ली टोटल हस्तकलाएं, गिनो एक बार, 41 हो गई। काफी याद कर लोगे इतनी, ठीक है। तो अब इसके बाद में जो राजस्थान की हस्तकला है, हस्तकला का मतलब कल ही आपको बता दिया था कौन सी कला है ये, हाथों से निर्माण, या फिर इस कला को किसके द्वारा किया जाता है, हाथों से किया जाता है। अब राजस्थान में हस्तकला के छोटे मोटे अलग अलग काफी सारे कारीगर हैं, तो उनको भी प्रोत्साहन देने के लिए कोई ना कोई ऐसी संस्था है जो कार्य करनी चाहिए, ठीक है। तो अगले तो यहां लिखना, हस्तकला के लिए राजस्थान में ऐसी कौन सी संस्था है जो हस्तकला को प्रोत्साहित करती है,
उस संस्था का आपको नाम लिखना है। हाँ, हो गई, हस्तकलाएं हो गई आपकी। अब राजस्थान में हस्तकला को प्रोत्साहन देने का या फिर हस्तकला के जो कलाकार है उनको प्रोत्साहन देने का कार्य एक संस्था करती है। क्या नाम है जिसका? राज सिक्को। इसकी फुल फॉर्म ये राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्री कॉरपोरेशन। इसकी जो स्थापना है कई एग्जाम में पूछी हुई है। इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। कब हुई थी इसकी स्थापना? 1961 में। और इसका जो मुख्यालय है वो कहां पर है? जयपुर में। लिखना अगली लाइन में, राजस्थान में हस्तकला को प्रोत्साहन देने का कार्य, राजस्थान में हस्तकला को प्रोत्साहन देने का कार्य राज सिक्को, राजस्थान में हस्तकला को प्रोत्साहन देने का कार्य राजसिको द्वारा किया जाता है। और इसकी स्थापना कब हुई है? लिख लो अगली लाइन में, राजसिको की स्थापना 1961। वैसे अगर तारीख भी याद रखो तो इसकी तारीख है 3 जून 1961। वैसे तो सन याद रख लो, वो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर है। राजसिको की स्थापना कब हुई है? 1961 को ही। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? जयपुर में। लिख लिया सबने? और जो राजसिको है इसने अलग अलग स्थानों पर राज स्थली खोली हुई है। क्या खोला हुआ है? राज स्थली। मतलब स्थली का मतलब आप सीधा सा समझ सकते हो कि इनकी अलग अलग दुकानें खोली हुई है। जैसे आपके माउंट आबू में भी है, आपके उदयपुर में, जयपुर में भी है, राजस्थान से बाहर भी है, दिल्ली में भी है, कोलकाता में भी है। इतना आपको याद नहीं रखना, बस ये ध्यान रखना है कि जो राजसिको इन्होंने अलग अलग स्थानों पर क्या खोला हुआ है? राजस्थली। होती क्या है ये? जो छोटे मोटे हस्तकला के जो भी कलाकार है उन्होंने जो भी सामग्री का निर्माण किया, जैसे मोलेला में क्या निर्माण हुआ है? टेराकोटा का, वो इन्होंने ले लिया। जैसे जयपुर में ब्लू पोट्री हो गई, कोटा में ब्लैक पोट्री हो गई। ऐसे अलग अलग सामान इकट्ठा करके जो राजस्थली ये अपनी दुकानों पे ले आते हैं और फिर जो ग्राहक है वो यहाँ से खरीद के जाते हैं। तो ऐसे जो हस्तकला के जो कलाकार है उन्हें एक तरह से प्रोत्साहन मिलता है। आगे बात समझ में? तो जो राज सिक्को है इसने राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर किनकी स्थापना करी हुई है? राज स्थली की। और इसके अलावा राजस्थान सरकार ने एक नीति भी लेके आई थी, हस्तशिल्प नीति। जब से ये हस्तशिल्प नीति आई कई एग्जामों में पूछ ली गई है। और राजस्थान में ये जो हस्तशिल्प नीति है पहली बार आई थी। कब आई थी? 2022 को। तो अगली लाइन में लिखना, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022 को आई या फिर जारी हुई। लिख लिया सबने? लिख लिया सबने? उसके बाद जब अपन स्टार्टिंग में भी रिवीजन कर रहे थे एक शब्द आया था, वहां मैंने बताया था जो पोट्री है ये भी अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे आपने एक कौन सी पढ़ ली थी? ब्लू पढ़ ली, और एक पेपर। पेपर का मतलब कागजी पोट्री। कागजी पोट्री क्या होती है? कागज की लुगदी बना ली और उससे अलग अलग पात्र का निर्माण जो किया जाता है वो कौन सी पोट्री कहला गई? पेपर पोट्री बोल लो या फिर कागजी पोट्री। तो इसका जो मुख्य केंद्र है राजस्थान में कहां पर है? हर जगह जयपुर थोड़ी आएगा।
जहां आपने ब्लू पोट्री लिखी ना वहीं पर ही लिखना, कागजी पोट्री जगह नहीं है। वहां पे लिखो तो ठीक है, नहीं तो फिर आगे जब जैसे आपके टॉपिक खत्म हुआ ना, यहाँ पे लिख लो पोट्री के 3-4 प्रकार, ब्लू पोट्री। और ब्लू पोट्री का मुख्य केंद्र कौन सा लिखोगे? जयपुर। ब्लैक पोट्री का मुख्य केंद्र कौन सा लिखोगे? कोटा। और उसके बाद पेपर या फिर कागजी पोट्री जो है इसका कहां लिखोगे? अलवर। एक और पोट्री है जिसका नाम लिखना सुनहरी, और सुनहरी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? गोल्डन। ये पोट्री कहां की प्रसिद्ध है? बीकानेर की। बस ये चारों, ब्लू, ब्लैक, पेपर और गोल्डन। ये वाली कागजी, लिख लिया? ये चारों उतारो फटाफट से। लिख लिया सबने? इसके बाद हस्तकला से, हस्तशिल्प से संबंधित एक छोटा सा जो पॉइंट है वो आता है आपकी जीआई टैग। क्या होता है जीआई टैग? सबसे पहले जीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? भौगोलिक संकेतक। जैसे होते क्या है ये, भारत में कोई भी क्षेत्र वो किसी कला के लिए, किसी भी खाद्य सामग्री के लिए या किसी भी अन्य सामग्री के लिए प्रसिद्ध होता है, तो फिर उस वो क्षेत्र अपने आप में उस चीज के लिए जाना जाता है। जैसे आपके सामने बोलते हैं मकराना, मकराना किस लिए प्रसिद्ध है? भाटों के लिए, संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है ना। मकराना का नाम आते ही वो किस लिए प्रसिद्ध हो गया? संगमरमर के लिए। जैसे आप बोलते हो बीकानेर की भुजिया, तो बीकानेरी जो भुजिया है बीकानेर के नाम से वही चीज आ जाती है। जैसे एक आप नाम सुनते हो सोजत, किस लिए? मेहंदी के लिए। तो ये जो स्थान है ये प्रसिद्ध किस लिए हो गए? अपने इनके आसपास की जो जलवायु है वो उसी प्रकार की कि वहां जो भी खाद्य पदार्थ या कोई अन्य सामग्री है उसका निर्माण उत्पत्ति वहां पे होती है, तो इतनी अपने आप में इतनी प्रसिद्ध हो जाती है कि वो जो क्षेत्र है वो उस नाम से जाना जाने लगता है। तो फिर सरकार क्या करती है? इनको जीआई टैग दे देती है। जैसे एक पिछवाई आपने नाम सुना है, तो पिछवाई के नाम से कौन सा क्षेत्र आपको नाम में याद आएगा? नाथ द्वारा। तो जो पिछवाई है वो सिर्फ कहाँ होती है? नाथ द्वारा में। तो पिछवाइयों को आपके जीआई टैग मिला हुआ है। एक ब्लू पोट्री अगर आपको नाम बोले तो सीधा सा कौन सी जगह मायने में आएगी? जयपुर आएगी। तो जो ब्लू पोट्री उसको भी क्या मिला हुआ है? जीआई टैग। एक मंसूरिया कला बोल लो या फिर कोटा डोरिया बोल लो, क्षेत्र कौन सा हो जाएगा? कोटा, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। इस प्रकार राजस्थान में भी लगभग जो 16 ऐसे पदार्थ बोल लो या फिर सामग्री बोल लो जिनको क्या मिला हुआ है? जीआई टैग मिला हुआ। और वर्तमान में भी हाल ही में 2023 के 23 में या फिर जनवरी 2024 के आसपास ही 4-5 ऐसी वस्तुएं जिनको जीआई टैग मिला है। तो करंट के हिसाब से वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको याद रखनी है। ठीक है, तो आप लिखना हाल ही में, हाल ही में हाल ही में राजस्थान की निम्न हस्तकलाओं को
जीआई टैग हाल ही में राजस्थान की निम्न हस्तकलाओं को जीआई टैग मिला है। हाल ही में जीआई टैग मिला है और इनमें सबसे पहला जो नाम है वो किसका आता है? पिछवाइयां। क्या होती है पिछवाइयां? मैंने आपको बताया था, किसी भी आप मंदिर में जाते हो, भगवान की मूर्ति होती है, मूर्ति के पीछे आपने देखा होगा पर्दा लगा हुआ होता है या दीवार होती है, वैसे मोस्टली तो आपको पर्दा ही मिलेगा। तो नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी का मंदिर है, उनकी मूर्ति के पीछे से पर्दा लगा हुआ और उस पर्दे पर चित्रण किया हुआ है किसका? कृष्ण लीला का। ठीक है, और वही जो हस्तकला है या फिर वही जो कला है वो क्या कहलाती है? पिछवाइयां। तो जिनको नहीं पता वो आगे लिख लेना, पिछवाइयां, पिछवाइयां डाल के। श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे, श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे, मूर्ति के पीछे पर्दे पर, मूर्ति के पीछे पर्दे पर कृष्ण लीलाओं का चित्रण, कृष्ण लीलाओं का चित्रण पिछवाइयां कहलाता है। और ऐसी गिनती नहीं है, इतने एग्जामों में पिछवाइयों के बारे में पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना, पिछवाइयां नाम याद आते ही जगह कौन सी करनी है? नाथ द्वारा। ठीक है, तो एक पिछवाइयां है जिसे हाल ही में क्या मिला है? जीआई टैग। और जो पिछवाइयां प्रसिद्ध कहाँ की है? श्रीनाथ जी के मंदिर की। और श्रीनाथ जी ये कहां पड़ता है? नाथ द्वारा। और नाथ द्वारा कहां पड़ता है आपके? राजसमंद में। तो एक हस्तकला जिसे जीआई टैग मिला है हाल ही में, क्या नाम है? नाथ द्वारा, सॉरी पिछवाइयां। कोफ्तगिरी, कोफ्तगिरी पढ़ी थी, क्या होती है? लोहे के ऊपर सोने की कारीगरी या फिर कलाकारी करना क्या कहलाती है? कोफ्त या फिर कोफ्ता गिरी। ठीक है, और यहाँ पे वो शादी वाले कोफ्ते नहीं है। ठीक है, तो जो कोफ्तगिरी है ये मुख्य रूप से राजस्थान में, इसका मुख्य केंद्र कौन सा है? जयपुर और अलवर। लेकिन जो जीआई टैग मिला है ये इन दोनों की कोफ्तगिरी को नहीं मिला। ये कहाँ की कोफ्तगिरी को मिला है? उदयपुर की। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है, आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कोफ्तगिरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आपको जयपुर या अलवर आंसर करना। और अगर पूछे कि हाल ही में कहाँ की कोफ्तगिरी को जीआई टैग मिला, तो आपको आंसर क्या करना है? उदयपुर। आगे बात समझ में? उसके बाद एक आपने लिखा था उस्ता कला, कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ कहाँ आ गया? बीकानेर। बताया था ना, ऊंट की खाल के ऊपर कलाकारी की जाती है, अलग अलग डिजाइन बनाई जाती है। लिख लिया? तो उस्ता कला, उसके बाद क्या है? कशीदाकारी। और कशीदाकारी भी कहाँ की, जिसको जीआई टैग मिला है? बीकानेर की कशीदाकारी को। कशीदाकारी तो जानते हो ना, कपड़े के ऊपर सुई और धागे से अलग अलग डिजाइन आकृति बनाई जाती है, कशीदाकारी कहलाती है वो। तो कहाँ की कशीदाकारी को जीआई टैग मिला है? बीकानेर की कशीदाकारी को। एक आपने बंदेज पढ़ा था, टाई एंड डाई, कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। लेकिन जो बंदेज है, मतलब जिस बंदेज को जीआई टैग मिला, ये कहाँ की बंदेज है? जोधपुर। और करंट के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट चीजें बन जाती है आपके, क्योंकि 4-5 महीने पहले ही इनको जीआई टैग मिला है। तो हाल ही में राजस्थान की ऐसी कौन कौन सी हस्तकलाएं हैं जिन्हें जीआई टैग मिला है? सबसे पहले पिछवाइयां उदयपुर की, कोफ्तगिरी बीकानेर की, उस्ता कला और बीकानेर की ही
कशीदाकारी और जोधपुर की बंदेज। इन पांचों के नाम याद रखने हैं आपको, ठीक है। कर दें चेंज। यहां पे आपकी जो हस्तकला वाला टॉपिक है ये होता है कंप्लीट, ठीक है। अब देख लेते हैं अपने पास टाइम कितना बचा है, खूब टाइम है अभी तो। अगला टॉपिक लिखना सामाजिक प्रथाएं या सामाजिक कुरीतियां। क्या चीज? ज्यादा दिन के मेहमान नहीं होगा, 3-4 दिन के ही हो। हाँ बस, उसके बाद फ्री कर देंगे। सामाजिक प्रथाएं या कुरीतियां, उसके बाद फिर मैं डेली पूछूंगा ना तुमसे। हाँ, मेरे काम क्या, स्कूल की छुट्टियां पड़ गई हमारे पर। मेरे को 12 दिन हो गए स्कूल की छुट्टियां पड़ी। क्या पैसे तुमसे ले लेंगे हम? तो अगला जो आपका टॉपिक है क्या नाम है, सामाजिक प्रथा या फिर सामाजिक कुरीतियां। इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 पॉइंट आपको पढ़ने। और कम करें? काफी है 20 पे ना, काफी थे। जो सामाजिक कुरीतियां हैं, क्या होती है सामाजिक कुरीति? जो जब राजस्थान में अंग्रेज नहीं आए थे, उनसे पहले राजस्थान में कई, राजस्थान के आप पूरे भारत की बात करो, कई प्रकार की अलग अलग कुरीतियां चलती थी। जैसे कुरीतियां कौन कौन सी थी, मुख्य रूप से जहां से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, वो आपको याद रखनी है। एक सती प्रथा, सबने नाम सुना होगा। कन्यावध सबने नाम सुना होगा, वर्तमान में भी चलती है जो कुप्रथा। एक बाल विवाह, अनमेल विवाह आपने नाम सुना होगा। बाल विवाह तो सब जानते हो। अनमेल विवाह क्या होता है? एज डिफरेंस ज्यादा होता है। जैसे लड़के की उम्र मान लो 35 वर्ष है, लड़की की 12 वर्ष है, तो ये होता है अनमेल विवाह। प्राचीन समय, मतलब आज से 200-300 साल पहले ये प्रथाएं चलती थी। इसके अलावा एक आपने पढ़ा हुआ बंधुआ मजदूरी। जानते हो बंधुआ मजदूरी क्या होती है? हाँ, अरे हाथ पैर काट के भीख मंगवाते हैं, ये कौन सी प्रथा आ गई? बंधुआ मजदूरी प्राचीन समय में चलती थी। जैसे आपने देखा होगा, पहले जो साहूकार आप जिनको बोलते हो, तो किसान वर्ग था, साहूकारों से पैसे लेता था और उनके ऊपर ब्याज पे ब्याज लगता जाता था। तो पूरी उम्र वो ब्याज नहीं चुका पाते। फिर उनकी जो आगे संतान, जो पीढ़ियां होती थी, जो साहूकार है वो अपने घर में उन्हें नौकर के रूप में रख लिया करते थे कि भाई हम तुम्हें पैसे भी नहीं देंगे, तुम बस हमारे घर में काम करो और तुम्हारा जो ब्याज है या जो भी तुम्हारा मूलधन ब्याज जो भी, वो फिर हिसाब होता रहेगा। ये क्या कहलाती है? बंधुआ मजदूरी, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी? एक डायन प्रथा आपने सबने नाम सुना होगा, ठीक है। तो राजस्थान में इस प्रकार की कुप्रथाएं काफी प्रचलन में थी। राजस्थान क्या, पूरे भारत की बोल सकते हो। तो राजस्थान में जैसे फिर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कुप्रथाओं को सुधारने का, बंद करने का क्या किया, प्रयास किया। अंग्रेजों के साथ में उस समय रियासत काल था, रियासतें हुआ करती थी। जैसे जयपुर रियासत हो गई, आपके मारवाड़ रियासत हो गई, आपके कोटा रियासत हो गई, बूंदी रियासत हो गई, मेवाड़ रियासत हो गई, डूंगरपुर रियासत। तो इन रियासतों के महाराजाओं ने भी अपने अपने प्रयास किए इन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए। आपको इन प्रथाओं के संबंध में क्या बात याद रखनी है? जो प्रथा है, जैसे मान लो सती प्रथा है, तो इसको बंद करने का प्रयास राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत के द्वारा प्रयास किया गया, बस ये पॉइंट आपको याद रखना है। आई बात समझ में? सबसे पहली जो कुप्रथा थी राजस्थान में प्रचलन जिसका, सती प्रथा लिखना। लिखो, सबसे पहली प्रथा का नाम सती प्रथा। क्या होता है सती प्रथा का मतलब? जैसे प्राचीन समय की जब आप बात करते हो, तो
अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसके साथ में उसकी पत्नी वो भी क्या होती थी, सती होती थी। लेकिन बाद में इसे क्या माना जाने लगा, एक कुप्रथा। क्योंकि प्राचीन समय की जब आप बात करते हो तो उस समय जो उस पति की जो पत्नी हुआ करती थी वो स्वयं अपनी इच्छा से सती होती थी। लेकिन फिर बाद में ये क्या हो गया, एक तरह से कंपलसरी हो गया कि भाई किसी का अगर पति मरा है तो फिर उसे उसके साथ में क्या होना पड़ेगा, सती। तो ये कहीं ना कहीं फिर किसका रूप ले लिया इसने, कुप्रथा का। और देखी जाए तो ये गलत भी थी। तो वैसे ही राजस्थान में सबसे पहले ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? तो सबसे पहले एक रियासत हुई बूंदी रियासत। इन्होंने सन 1822 ईस्वी में सती प्रथा को रोकने का क्या किया, प्रथम प्रयास किया। इनके बाद एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, राजा राम मोहन राय। और इनके प्रयासों से सती प्रथा को बैन कब किया गया भारत में, 1829 ईस्वी में। ठीक है। और उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल है वो कौन हुआ करते थे, विलियम बेंटिक। तो उस समय विलियम, जैसे वर्तमान में राष्ट्रपतियों से राष्ट्रपति होते हैं, वैसे ही उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल है वो कौन हुआ करते थे, विलियम बेंटिक। इन्होंने 1829 में जो सती प्रथा है इसको इसे क्या कर दिया, निषेध या फिर बैन कर दिया। आ गई बात समझ में? और जब पूरे भारत में विलियम बेंटिक ने इसे बैन किया, उसके बाद राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत है जिन्होंने सती प्रथा को निषेध करने के लिए कानून बनाया? उस रियासत का क्या नाम है, जयपुर। इन्होंने कब कानून बनाया इस सती प्रथा को निषेध करने का, 1844 ईस्वी में। तो आपको सती प्रथा के संबंध में 3 बातें याद रखनी है। राजस्थान की ऐसी पहली कौन सी रियासत थी जिसने सती प्रथा को निषेध या फिर अवैध करने का प्रयास किया, बूंदी रियासत। कब किया, 1822 ईस्वी में। उसके बाद पूरे भारत में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने 1829 में सती प्रथा को क्या घोषित कर दिया, निषेध या फिर अवैध घोषित कर दिया। इसे अवैध घोषित किया पूरे भारत में। उसके बाद राजस्थान की पहली रियासत जिसने सती प्रथा को अवैध घोषित करते हुए क्या बनाया, कानून। और वो कानून कब बनाया, 1844 ईस्वी में। तीनों पॉइंट याद रखने, एक एक करके लिखो तीनों को। सती प्रथा लिखा, अगली लाइन में लिखना, राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत ने, राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत ने सती प्रथा को, बूंदी रियासत ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया। रोकने का प्रयास किया। आगे बात समझ में? उनके बाद अगला पॉइंट लिखना, 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से राजा राम मोहन राय के प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को भारत में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को भारत में अवैध घोषित किया। अवैध घोषित किया। अगली लाइन में लिखना, 1844 ईस्वी में 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत ने 1844 ईस्वी में जयपुर रियासत ने
सती प्रथा अवैध घोषित करते हुए कानून बनाया। सती प्रथा अवैध घोषित करते हुए कानून बनाया। विलियम बेंटिक का नाम आया है अभी यहाँ पे, और कहीं पढ़ा था क्या विलियम बेंटिक का नाम? कहाँ पढ़ा था? इतिहास में। ये कला संस्कृति में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, नहीं पढ़ा था? तारागढ़ के किले में लिखवाया था मैंने। पढ़ाई नहीं करते घर पे। तारागढ़ के किले को, सॉरी, जो अजमेर में आपने एक मैगजीन दुर्ग पढ़ा था, सीनेटोरियम अस्पताल मैंने बताया था, उसमें परिवर्तित किया था 1832 में। याद करो इन चीजों को, बाकी भूल जाओगे फिर एग्जाम में पूरा ये साफ रहेगा ऊपर से, कि चाहे कोई से भी गोले करके आ जाना ABCD में से। तो लिख लिया सबने? अगली प्रथा लिखना, कन्या वध। सब जानते होंगे, ये तो नाम से ही आपको पता है, और वर्तमान में भी देखा जाए तो ये कुप्रथा प्रचलन में है। तो राजस्थान में कन्यावध को सर्वप्रथम अवैध घोषित करने का कार्य, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य किसने किया, या कौन सी रियासत ने किया? कोटा रियासत ने किया। कब किया? 1834 ईस्वी में। आई बात समझ में? लिखो, इसमें सिर्फ यही पॉइंट याद रखना है आपको। राजस्थान में कन्यावध को रोकने हेतु सर्वप्रथम पहला प्रयास कोटा रियासत द्वारा 1834 ईस्वी में किया गया। 1834 ईस्वी में किया गया। लिख लिया सबने? और जैसे कोटा रियासत ने किया, उसके बाद में जयपुर रियासत, मारवाड़ बोल रहे, या फिर कौन सी रियासत? जोधपुर रियासत, उदयपुर रियासत, इन सब ने इसके लिए क्या किए? अपने अपने प्रयास किए। लिखना अगली लाइन में, कोटा के पश्चात राजस्थान की अन्य रियासतों ने भी इस हेतु प्रयास किए। लिख लिया सबने? लिख लिया? इसके बाद अगली जो कुप्रथा थी, कौन सा है? एक तो बाल विवाह, और कौन सी कुप्रथा है ये? अनमेल विवाह। बाल विवाह व अनमेल विवाह, और ये देखा जाए ये तो आज भी प्रचलन में है, बाल विवाह तो, और इस साइड तो काफी ज्यादा है। तो बाल विवाह के लिए पूरे भारत, बाल विवाह, और क्या हुआ? बाल विवाह और अनमेल विवाह के लिए पूरे भारत में सर्वप्रथम जिन्होंने प्रयास किया, उन व्यक्ति का नाम है स्वामी दयानंद
सरस्वती। आई बात समझ में? इनके बाद में 10 दिसंबर 1930 में, सॉरी 1903 में एक रियासत थी राजस्थान की, जिन्होंने बाल विवाह व अनमेल विवाह को क्या किया? अवैध घोषित किया। लिखो, बाल विवाह व अनमेल विवाह में लिखा, मतलब हेडिंग डाल ली। अगली लाइन में लिखना, संपूर्ण भारत में बाल विवाह व संपूर्ण भारत में बाल विवाह व अनमेल विवाह को रोकने हेतु बाल विवाह व अनमेल विवाह को रोकने प्रयास स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया, लिख लिया। उसके बाद राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत जिन्होंने सर्वप्रथम इस कुप्रथा को अवैध घोषित करने का प्रयास किया? अलवर। और इन्होंने 10 दिसंबर 1903 को इस संबंध में क्या बना दिया? कानून बना दिया। ठीक है, लिखना अगली लाइन में, 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने 10 दिसंबर 1903 को अलवर रियासत ने इस कुप्रथा को रोकने हेतु कानून बनाया। कुप्रथा को रोकने हेतु कानून बनाया। एक शारदा एक्ट आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना? 1929 में आया था। यह एक अजमेर के एक व्यक्ति थे, हरविलास शारदा, तो उन्होंने इस हेतु और प्रयास किया बाल विवाह को रोकने के लिए। वर्तमान में बाल विवाह की जो आयु है न्यूनतम क्या है, सॉरी विवाह की न्यूनतम आयु क्या है? 18 और 21। जो शारदा एक्ट जो आया था उसमें थी 14 और 18, और फिर बाद में 1970 67-68 के आसपास में इसमें संशोधन हुआ और आयु क्या कर दी? 18 और 21 कर दी। ठीक है, ये बाल विवाह कंप्लीट। इसके बाद में आप क्या देख रहे थे? जो बंधुआ मजदूर होते हैं इसे क्या कहा जाता है? चाकर और हाली। सुने होंगे ये शब्द आपने, सुने हुए हैं क्या? चाकर शब्द, जैसे आप कभी भी नौकर के साथ में एक शब्द काम में लिया जाता है, नौकर चाकर आप बोलते हो ना, और एक हाली भी होता है। हाँ, हाली। ठीक है, तो जो बंधुआ मजदूर होते हैं उन्हें इन अन्य नामों से भी जाना जाता है। जो राजस्थान में बंधुआ मजदूरी या फिर चाकर प्रथा या फिर हाली प्रथा जो है, इसे रोकने का सर्वप्रथम प्रयास 1833। जैसे आपने राजनीति पढ़ी है क्या? 12वीं में पढ़ी होगी राजनीति, तो आपने अधिनियम पढ़े होंगे अलग अलग। 1909 का अधिनियम, 1919 के अधिनियम, 1935 का अधिनियम। जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने अलग अलग चार्टर अधिनियम लेके आए थे। 1773 का चार्टर अधिनियम, एक 1833 ईस्वी में जो उस समय ब्रिटिश सरकार थी, 1833 में एक अधिनियम लेके आए जिसे कि कहाँ का या कब का अधिनियम कहा जाता है? चार्टर, 1833 का चार्टर अधिनियम। तो इस अधिनियम में इन्होंने बंधुआ मजदूरी को क्या किया? अवैध घोषित किया। ये तो पूरे भारत की बात होगी। इसके बाद में राजस्थान में जो प्रयास हुआ है 1847 ईस्वी में जयपुर रियासत में एक व्यक्ति हुए जिनका नाम क्या है? लुडलो। तो इनके प्रयासों से जयपुर रियासत में बंधुआ मजदूरी को क्या किया गया? अवैध घोषित किया गया। लिखना, 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम से 1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम से
1833 ईस्वी के चार्टर अधिनियम से भारत में बंधुआ मजदूरी को अवैध घोषित किया। चार्टर अधिनियम से अवैध घोषित किया। लिख लिया। उसके बाद अगली लाइन में लिखना, राजस्थान में जयपुर रियासत, राजस्थान में जयपुर रियासत में 1847 ईस्वी में जॉन लुडलो के प्रयासों से 1835 ईस्वी में जॉन लुडलो के प्रयासों से बंधुआ मजदूरी को अवैध घोषित किया। अवैध घोषित किया। अवैध घोषित किया। लिख लिया सबने? इनके बाद अगली कुप्रथा, लिखो डायन प्रथा। लिख लिया? डायन प्रथा क्या होती है? क्या होती है डायन प्रथा? हैं? क्या होती है? किनको खा जाते? बच्चे को। डायन प्रथा ऐसी पे कही जाती है, बाकी ऐसा कुछ वास्तव में नहीं होता है। ठीक है, तो राजस्थान में ये भी एक कुप्रथा प्रचलित थी और वर्तमान में भी प्रचलन है इस प्रथा का। कुप्रथा आप बोल सकते हो इसको। तो राजस्थान में डायन प्रथा को रोकने के लिए सबसे पहला प्रयास किस रियासत के द्वारा किया गया? हाँ, अच्छा, पता नहीं है आपको? देखो, डायन प्रथा ये मतलब समाज की मानसिकता है, ये एक कुरीति है। जैसे अधिकतर आप कहीं भी जगह पे देखोगे, जो महिला विधवा हो जाती है उसे ही आप मतलब डायन बताते हो, एक ही नहीं वास्तविकता ये। और तो बाकी वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं है। होता है क्या? लेके आना यहाँ पे, इलाज करवा देंगे सबका। ठीक है, ये सिर्फ आप जिस समाज में आप रहते हो उसकी एक मानसिकता है। क्या ये क्या, इसके अलावा और भी होंगे इस क्लास में बाल विवाह के उदाहरण? एक ही थोड़े ना है। तो राजस्थान में डायन प्रथा को रोकने के लिए सबसे पहला प्रयास किस रियासत के द्वारा किया गया? उदयपुर रियासत के द्वारा। और इस समय जो उदयपुर के शासक थे, क्या नाम था? स्वरूप सिंह। कब किया इन्होंने ये प्रयास? 1853-54 की ईस्वी में। ठीक है, और देखा जाए तो राजस्थान में इस प्रथा का सर्वाधिक प्रचलन उदयपुर व कोटा रियासत में सबसे ज्यादा था। वर्तमान में अगर आप देखो तो पूरे राजस्थान में ही है। तो लिखना डायन प्रथा में, राजस्थान में इस प्रथा को, राजस्थान में इस प्रथा को रोकने का सर्वप्रथम प्रयास मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा, सर्वप्रथम प्रयास मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा 1853-54 ईस्वी में
सर्वप्रथम प्रयास मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा 1853-54 में किया गया। और मेवाड़ महाराणा लिखा है, इसका मतलब किस रियासत में किया होगा प्रयास? उदयपुर या फिर मेवाड़ रियासत में, सीधी सी बात है।